चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कंसेशंस व्हेन पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्सेट्रा। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जब आप पोस्टेड होते हो तो आपको कुछ कंसेशंस मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो दिस इज़ द सिंपल वन। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ गलतफहमियां हैं, तो वो क्या है, कैसे दूर करेंगे, वो हम देखेंगे। कंसेशंस व्हेन पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन FRSR पार्ट 1 में ये आता है, फंडामेंटल रूल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले कंसेशन व्हेन पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्सेट्रा FR एंड SR पार्ट 1, सर्टन स्पेशल कंसेशंस and service benefits are admissible to the staff posted on transfer to the state Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep Islands and Sikkim। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आता है, कार निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं, और साथ ही साथ सिक्किम भी आता है। तो इस एरिया में अगर आप में से कोई भी कभी अगर खुद से भी ट्रांसफ़र लेता है या उसकी पोस्टिंग होती है, चाहे वो विलिंगली ले चाहे अनविलिंगली ले, तो ही गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देयर। उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहले टीए ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। भैया किसका तो भी माइक चालू है, कृपया बंद कर दें। सतीश सर, माइक बंद कर दें प्लीज़। टीए ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट। अब ये टीए जो होता है, ट्रांसफ़र अलाउंस, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में भी मिलता है क्या? ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, इवन मैं भी इसमें आता हूँ। फॉर जर्नीज टू टेक अप इनिशियल अपॉइंटमेंट, टीए विल बी एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली फॉर द टोटल डिस्टेंस एज बिलो। ये मैंने भी नहीं क्लेम किया, मुझे भी मिलना चाहिए था। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी नॉर्थ ईस्ट में ही। फॉर जर्नीज टू टेकअप इनिशियल अपॉइंटमेंट। इनिशियल अपॉइंटमेंट मतलब आपकी पहली अपॉइंटमेंट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लेते हो तो आपको टीए मिलता है। एंड दैट टीए विल बी एडमिसिबल एज बिलो रेट्स। फॉर जर्नी बाय रेल, सेकेंड क्लास फेयर, नॉन AC सीटिंग एकोमोडेशन, अनरिजर्व जनरल, सेकेंड क्लास का फेयर मिलेगा जर्नी बाय रेल। जर्नी बाय रोड जाते हो तो ऑर्डिनरी बस फेयर मिल जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। फॉर जर्नी टू टेकअप अपॉइंटमेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, फ्री सी पैसेज प्लस रेल और बस फेयर एज अबाउ जर्नी विद इन मेनलैंड अप टू द पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन। मतलब जहाँ तक ट्रेन जाती है या बस जाती है वहाँ तक का बस का किराया मिलेगा, और उससे आगे जहाँ पे अगर आपका शिप जा रहा होगा, जहाँ तक सी पैसेजेस है वहाँ तक का पूरा बस का फेयर मिलेगा और शिप का भी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आप में से किसी की पहली अपॉइंटमेंट, अब ये पहली अपॉइंटमेंट कब मानी जाएगी? अब सभी के सभी हम लोग वाइस प्रिंसिपल के लिए या प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझ लो अभी हमारे पूरण यादव जी प्रिंसिपल बन गए और पूरण यादव जी को कार निकोबार का स्कूल दे दिया गया, तो क्या पूरण यादव जी को टीए बेनिफिट्स मिलेंगे? यस सर। अगर वो बनवा दो गुरु जी, मैं तो डिपार्टमेंट को दे दूंगा उल्टे पैसे। अरे भाई पूरण जी, हमको पार्टी दे देना। देखिए, अगर उनका यहाँ पे अब दो बातें आती है, जैसे अभी मैडम ने यस सर कहा, बातें दो सर ऐसी उनका आती है। अगर हाँ भाई सर डिपार्टमेंटल होगा तो बताइए। नहीं मिलेगा। हाँ सर, कह रहे सर डिपार्टमेंटल होगा तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। अगर वो LDCA से प्रिंसिपल बनते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट वहाँ होती है तो उनको टीए बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। किंतु अगर डायरेक्ट की ऐड आने वाली है, वो डायरेक्ट की ऐड में भरते हैं और वहाँ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, एज अ प्रिंसिपल डायरेक्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें, हो सकता है नहीं, कंफर्म उन्हें मिलेगा। उनकी प्रिंसिपल बोल के पहली अपॉइंटमेंट रहेगी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट भर्ती में, तो उनको टीए ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट में काम करने वालों के लिए एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं।
अब आगे देखेंगे। सुभाष सर, हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे उसके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा हो कि टीए नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा इशू कहाँ आता है। नवोदय समिति वर्क्स एज एन ऑटोनोमस बॉडी, ओके, एंड ऑटोनोमस बॉडीज व्हेन दे आर हैविंग प्रॉब्लम, दे टुक द ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस कंसेप्ट कि हम ऑटोनोमस हैं। अदरवाइज सीसीए रूल FRSR कहता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हो रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, पर नवोदय वहाँ पे क्या करता है, आपके अपॉइंटमेंट नहीं ऑर्डर सर, में ही लिख देता नवोदय है। विद्यालय की बात नहीं, जैसे अभी रिसेंटली मेरे सिस्टर इन लॉ है, उनका केवी में टीजीटी इंग्लिश में क्लियर हुआ है उनका, और उन्हें अरुणाचल पोस्टिंग मिली है। तो उन्हें उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये चीज क्लियरली मेंशन थी कि आपको कोई टीएडीआर दे नहीं होगा। सर तो आप ये लेटर लगा करके एक बार वहाँ ज्वाइन करने के बाद एक आध महीने बाद ये लेटर लगा करके क्लेम तो कर सकते हैं। वो भी अपने कंसल्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे। देखिए सर, ऐतिहासिक फैसले ऐसे ही होते हैं जिसको हम माइलस्टोन कहते हैं। अब जैसे नवोदय विद्यालय में मेडिकल अटेंडेंट रूल हमने देखा था। नवोदय विद्यालय कहता है कि CGHS हॉस्पिटल अगर होगा तो CGHS हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हो तो ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। किंतु हमारे एक साथी ने कैंसर का इलाज दूसरे हॉस्पिटल में करवाया, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे सब ने कहा था, पर हमने कहा था कि सर आप बिल भेजिए देखेंगे। जब उनका बिल भेजा गया और RO ने, समिति ने उनको पूरा बिल, उन्होंने कम भरा था जबकि वो जो भी उनको लीगैलिटीज़ होती थी पूरा बिल उनको मिला। तो साथियों, शुरुआत तो किसी को न किसी को करनी पड़ेगी ना। आप ये लेटर का कॉपी लगाइए, ये FRSR रूल 1 में आता है, देखिए, ढूंढिए ज़रा, भेजिए उनको, मिल जाएगा। तो टीए ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्लियर है। यहाँ पे आगे देखेंगे। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर इसमें जैसे आपने बोला ना एलडीसी के थ्रू नहीं मिलेगा, लेकिन सर अभी जैसे जो भी प्रमोट हुए उनको एलडीसी के थ्रू टीटीए मिला है। टीए मैडम, LDCA के अंतर्गत भी टीए दिया है। हाँ जी सर, टीटीए मिला है सर, जो भी न्यूली प्रमोटेड हुए हैं। तो मैम वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जहाँ तक मुझे पता है, मुझे मालूम है कि नहीं मिलना चाहिए LDCA में फर्स्ट इनिशियल मैम अपॉइंटमेंट। टीटीए अलग चीज है, मैडम टीए तो अलग चीज है टीटीए की मैम। बात कर रहे हैं, टीटीए और टीए तो अलग है ना। हाँ तो एक मिनट, टीटीए मतलब ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर अलाउंस वाला। ट्रांसफर बेनिफिट, हाँ सर, ट्रांसफर बेनिफिट्स। हाँ फ्रेंड्स 2 मिनट। ट्रांसफर हाँ बेनिफिट तो मिलता ही है सर। सर अजून लिस्ट नाही आली आहे त्याची। लिस्ट आणखीन 8-15 दिवस लागते। लिस्ट आली की आम्ही तुम्हाला कळवू। हो, सीटीजीएस है शायद मिलता है ना, एलडीसी में सीटीजीए जो नाही एकदम मिलता है सर, ट्रांसफर अलाउंस तो मिलता ही है, CPJ कंपोजिट ट्रांसफर मेरे को ही मिला है। जनरली आहे आमच्याकडे सगळं आहे, त्याच्या मागच्या आधारे त्याला घेतलेलं आहे। हाँ। तो सर टीटीए अलग चीज़ है, टीए अलग चीज़ है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, ट्रैवलिंग अलाउंस इन द सेंस उसको जो वहाँ पे जर्नी करके जो जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, उसका उसको पैसा मिलना चाहिए, ये रूल कहता है। पर यहाँ नवोदय समिति देगी नहीं देगी, ये स्कूल टू स्कूल वैरी होता है, क्योंकि नवोदय समिति के पास एक स्पेशल स्टेटस है, ऑटोनोमस बॉडी। और ठीक उसी तरह से जैसे फिरोज सर ने बोला, केंद्रीय विद्यालय के भी पास ऑटोनोमस बॉडी का स्टेटस है। वो नहीं देते बोले तो फिर आर्ग्यूमेंट वाली बात आती है, कोर्ट मैटर होता है। कोई भी सेकंड क्लास टिकट के लिए कोर्ट में जाना नहीं चाहता। चलिए आगे देखते हैं। टीए ऑन ट्रांसफ़र FRSR पार्ट 1 अपेंडिक्स 9(1)(6) इसमें बताया हुआ है कि उनको टीए ऑन ट्रांसफ़र कैसे मिलेगा। इफ़ द फैमिली डज नॉट अकम्पनी द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसको टीए कैसे मिलता है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र के लिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है अब यहाँ। अगर ही गॉट ट्रांसफ़र तो हाउ ही विल गेट टीए। नंबर 1 कंडीशन, इफ़ द फैमिली डज नॉट अकम्पनी द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर उसकी फैमिली उसके साथ पहले बार में नहीं जाती। मतलब अब समझ लो एक बंदा है, हमारे मनोज सर हैं, ये अभी चंद्रपुर में पोस्टेड है और इनको दे दिया सिक्किम में,
प्रिंसिपल बना के भेज दिया। अब इन्होंने बोला कि भाई मैं पहले जाके देख के आता हूँ, थोड़ा क्वार्टर ठीक ठाक करवाता हूँ। अभी मिड सेशन दे दिया था, बच्ची की एग्ज़ाम होनी बाकी है, बेटे की एग्ज़ाम होनी बाकी है, बाद में जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई फैमिली को लेके नहीं जाते। कंडीशन समझ लो, ही डिसाइडेड नॉट टू गो, नॉट टू टेक फैमिली विथ हिम। मनोज सर ने डिसाइड किया कि फैमिली को लेके नहीं जाएंगे। तो उनको क्या मिलेगा, ही विल बी पेड टीए ऑन टूर फॉर सेल्फ ओनली फॉर द ट्रांजिट पीरियड। जो उनका ट्रांजिट पीरियड है उस पीरियड के लिए उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। टीए ऑन टूर, जो टूर पे का जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो उनको पूरा मिल जाएगा। देन सेकेंड, ही विल बी परमिटेड टू कैरी पर्सनल इफेक्ट्स अप टू 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट एट गवर्नमेंट कॉस्ट। अब इन्होंने बोला यार मैं अकेला जाऊंगा, फैमिली तो 6 महीने बाद आएगी, तो वहाँ जाऊंगा तो सिक्किम में जा रहा हूँ, खाना वाना मिलेगा कि नहीं। तो ऐसा करता हूँ, एक सामान ले लेता हूँ, कुछ हॉट प्लेट ले जाता हूँ, 2-4 बर्तन ले जाता हूँ, सर्दी रहेगी कंबल वम्बल ले जाऊँगा। तो ऐसा ही विल गेट द 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। अगर उनको 1 लाख रुपया बेनिफिट होना था टीए का, तो उसका 1/3 उनको मिलेगा। तो 1/3 कितना हुआ भाई साहब? 25,000 33,000 समथिंग। नियर अबाउट 33,000 ही विल गेट देयर, और ये गवर्नमेंट से मिल जाएगा। एंड कैन हैव द कैश इक्वेलेंट of carrying 1/3 of his entitlement or difference in weight of the personal effects he is actually carrying and 1/3 of his entitlement as the case may be। पर इन्होंने क्या किया, कुछ भी सामान नहीं लेके गए। चलो बोले नवोदय वाले हैं, गद्दी तो स्कूल से ही ले लेंगे, मैं प्रिंसिपल ही बन रहा हूँ, स्कूल से गद्दा ले लूँगा, स्कूल से पलंग ले लूँगा। कुछ भी लेके गए नहीं यहाँ से, अपने एक बैग पैक की, फ्लाइट में जितना इंटाइटल थे लेके चले गए, तो भी उनको 1/3 मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। In this case, he didn't require any receipt voucher. Means there is no need of production of receipt or voucher to claim 1/3 of his entitlement. मतलब वो सामान लेके गए तो भी 1/3 मिलेगा, नहीं लेके गए तो भी 1/3 मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये? जी सर। उनको ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा, और सामान कैरी करने का भी 1/3 मिलेगा। अब जैसे सर, 1/3 सिद्धार्थ उनका सर। जो जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर बेनिफिट होता है ना। सर हाँ जी, ये इसका वाइस वर्सा भी है क्या? अगर नॉर्थ ईस्ट से फिर से प्लेन में जाता है तो तब भी यही रूल है क्या? सर नॉर्थ ईस्ट से प्लेन में अगर जाते हैं तो आपकी अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे नॉलेज से। नहीं सॉरी, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है तो भी मिलेगा सर। वही मैंने वही बोला, जो सेम रूल अप्लाई होता है ना, एक इधर हाँ से जी, भी हाँ जी, ऑफर जाती 1/3 है। वाला सेम रूल अप्लाई होता है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने किया था। वो पहले अकेले आए, उनकी बेटी 10th में थी, उन्होंने बेटी का पूरा साल कंप्लीट किया। वो फरवरी में ज्वाइन हो गए थे, बेटी उनकी अप्रैल में आई 2 महीने बाद। तो उन्होंने दोनों बेनिफिट्स लिए, 1/3 खुद के लिए लिया और बाद में पूरा फैमिली का अलग लिया। देन सी, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट विल बी एडमिसिबल इन एनी केस 80% ऑफ लास्ट मंथ्स बेसिक पे। जो उनकी लास्ट सैलरी रहेगी उसके हिसाब से 80% उनको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिल जाएगा, CTG मिल जाएगा। फॉर ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम द इनलैंड टेरिटरीज ऑफ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, CTG टू बी पेड एट 100%। अगर वो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड से आ रहे होंगे तो 100% मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये सी में कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट विल बी एडमिसिबल जो 80% है। हाँ अभी 50 ये जो डीए 50% होने के बाद ये क्या 100% हो गया है फिलहाल? हाँ सर, बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 100%। अभी तक ऑर्डर Yes. नहीं आए हैं उसके, पर हो जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो है अभी एट प्रेजेंट यू विल गेट 80% ऑफ योर लास्ट मंथ बेसिक पे। देन अगर आप अंडमान निकोबार से आ रहे हैं, लक्षद्वीप से आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको 100% वो मिल जाएगा। देन एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड प्रायर टू 1/7/2017 आर Excuse me, sir. एलिजिबल। हाँ जी सर, ये कंपोजिट ग्रांट होता क्या है? सर, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जो होता है, जब आपकी ट्रांसफ़र होती है साहब जी, तो आपको आपके लास्ट मंथ के सैलरी के जितना आपका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है, आप कुछ सामान छोड़ आते हो पुराने स्टेशन पे, कुछ चीज़ों में आपका लॉस हो जाता है, तो वो सारा खर्चा भर के निकलना चाहिए।
करके आपको एक कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलता है जो कहलाता है CTG। तो इसमें लगाना पड़ता होगा ना एक्सपेंसेस की, ट्रक का कितना हुआ, भाड़ा वगैरह सब लगाना पड़ता है, वाउचर? हाँ जी, हाँ जी, वाउचर लगाना पड़ता है। आप जैसे सामान लेके आते हो, अब जैसे 6000 जी। किलो तक का सामान आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको अलाउ है। जब ट्रांसफ़र बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसमें ये आता है, आप जब 6000 किलो तक का सामान लाएंगे तो उसका किलोमीटर के हिसाब से किराया मिलेगा, वज़न के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वो पैसा जो भी लगना है वो मिल जाता है। तो वो एक आ गया। उसके अलावा आपकी जो लास्ट सैलरी होती है, अगर आप आ रहे हो तो 80% ऑफ दैट आपको कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिल जाएगा, भले फिर आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होगा तो भी। गौरव सर, नहीं बरोबर ये बोल रहा हूँ ना मैं? रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ही मिल जाएगा CTG। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट और जी सर, हाँ दोनों मिलता है सर, मेरे को मिला है। हाँ जो भी आपका फेयर होता है, मेरा पुरुलिया से यहाँ का डिस्टेंस 950 किलोमीटर था। 50 रुपए किलोमीटर आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज मिलता है जो सामान ले आने का, और साथ में लास्ट बेसिक जो है उसकी 80% आपको मिल जाती है एडिशनल, करेक्ट। जिसको मतलब दोनों CTG दोनों सुभाष मिलता बोलते है हैं। सर, है ना? हाँ जी, दोनों मिलते हैं। गौरव सर, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर, इसमें अब वेट वेट का खत्म हो गया। अब तो सीधा 50 किलोमीटर से, जैसा अभी ये बता रहे थे ना संजय सर, हाँ जी, वो सही है। सीधा किलोमीटर को 50 से गुणा कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब वो कितना किलो लाए हैं सामान वो खत्म हो गया। वो 6000 kg तक का वैगन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह उसमें लाते हैं ना, बड़े ट्रक वगैरह में, तो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 6000 kg तक का आप यूज कर सकते हैं। वजन कितना लाए उससे अब कोई मतलब नहीं रहा है। वो गौरव सब सर, वेव ऑफ इसमें हो गए एक सेवन पॉइंट और सीपीसी मैं में। जोड़ना चाहता हूँ गौरव सर। हाँ जी जी, सर। हाँ जी, हाँ प्लीज। सर, हाँ सर। सर ये तो साथ में लेते ही हैं, साथ में सर बाइक का 5,000 रुपए तक का क्लेम मिलता है अलग से। बाइक बाइक का नहीं सर, अलग तो जब मिलेगा अगर आपने उसको ट्रेन में अलग से लेके आए हैं तब। अगर आप अपने नहीं, ट्रक में ले आए हैं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा सर। नहीं गौरव सर, मिला है, मिला है। बिलिंग बिलिंग आप सेपरेट कर दीजिए, दिखा दीजिए, मिल जाएगा सर, मिला है मेरे को। मैंने आपको यही तो कहा, बिलिंग अलग का मतलब यही हो गया कि आपने उसको अलग ट्रांसपोर्ट में लेके आए हैं, अपने ओके, साथ नहीं लाए उसको, आप अलग लेके आए हैं ना। फोर व्हीलर का कंटेनर का मिलता है सर अलग से। ओके सर, चलिए आगे। हाँ, वो कंटेनर का हो गया ना, सही है वो। हाँ, अभी हमको CTG सब मिला और कंटेनर से कारला है उसका भी मिल गया सर अलग से। ओके, आगे हाँ बढ़ें। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ मैडम, बोलिए। मैडम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, जोर से बोलिए। सर कोई नॉर्थ ईस्ट में जॉब कर रहा हो या प्लेन में जॉब कर रहा है, अगर वो रिटायर होता है सर तो उसके बेनिफिट्स क्या मैडम, क्या आवाज़ होते नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। हैं? अच्छा, एक मिनट सर। मैम रिटायर होने पे भी मिलता है। अगर कोई जॉब कहीं भी कर रहा है बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर किसी को इनका प्रश्न सुनाई दे रहा हो तो वो बता दें प्लीज़। मैम कह रही है कि अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई रिटायर होगा और अपने होम टाउन आएगा तो तब भी मिलेगा क्या? हाँ, तब भी मिलेगा मैडम, रिटायरमेंट जी पे भी सर। मिलेगा, रिटायरमेंट पे भी मिलेगा। सर यही रिटायरमेंट तो सभी को कंपोजिट मिलता है और सर, प्लस प्लेन में सामान तो का जो उसको आप भी बता मिलेगा रहे हैं वो। सारा मिलेगा सर। हाँ जी मैडम। अब ओके जैसे सर, गौरव साहब ने बताया कि जैसे पर किलोमीटर में 50 से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ तो ये जी, तो जी जी। लमसम अमाउंट हो गया ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा में बाइक का थोड़ी मिलेगा, इसी के अंदर इंक्लूड होगी ना बाइक भी। हाँ सर, एक्स्ट्रा में तब मिलेगा जब आपने बाइक अलग से बुक करी होगी, तब 5,000 रुपया अलग से मिलता है। हाँ, आगे बढ़ें, चलिए। ओके सर, थैंक यू सर। अब ये तो कंडीशंस थी कब? जब वो अपनी फैमिली को साथ में नहीं लेके गया था तब। अब सेकेंड है, इफ़ द फैमिली अकम्पनीज द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर उसकी फैमिली उसके साथ चली गई तब ही कैन ड्रॉ द एग्जिस्टिंग TA इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स टू हिज मैक्सिमम एंटाइटलमेंट। उसका जो भी मैक्सिमम एंटाइटलमेंट होगा वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन उसको मिलेगा, इंक्लूडिंग TA। उसको एग्जिस्टिंग TA भी मिल जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी, और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा वो भी उसको मिल जाएगा। देन प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट वाउचर इज़ मैंडेटरी। इस केस में उसको प्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट वाउचर पूरे देने पड़ेंगे।
in respect of transfer cases of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands also. अगर वो लक्षद्वीप आइलैंड नॉर्थ ईस्ट आइलैंड में से आता है या जाता है तो उसको वाउचर्स पूरे देने पड़ेंगे. अगर वो वाउचर्स नहीं दे पाता है तो प्रॉब्लम है. He'll have to produce the receipt, money receipt or vouchers, whatever, for getting these benefits. These provisions apply also for the return journey on transport back from the northeastern region, Andaman, Nicobar Island and Lakshadweep Island. जब भी किसी साथी ने बोला था ना ये वाइस वर्सा होगा क्या, हाँ ये वाइस वर्सा हो जाएगा. अगर उसका लक्षद्वीप आइलैंड से, कार निकोबार से, नॉर्थ ईस्ट से ट्रांसफ़र प्लेन में हो जाता है, उस केस में भी उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट भी मिलेगी, टीए भी मिलेगा, जाने का खर्चा भी, आने का खर्चा भी मिलेगा. अब जैसे मैं जब आया था मिज़ोरम से पुणे, 1,35,000 की हम तीनों की टिकट हुई थी, मेरी, बेटे की और बीवी की. तो 1,35,000 पूरे फ्लाइट के टिकट के मिले थे. क्लियर है? जी सर. आने के केस में सर वाउचर और रेसिप्ट मैंडेटरी है. हाँ जी, हाँ जी. जाने के केस, जाने के केस में मैंडेटरी है सर. अगर वो अपनी फैमिली को साथ में लेके आ रहा है तो मैंडेटरी है साहब. हाँ सतीश सर बोलिए. हाँ सर, इसमें एटीसी एलटीसी वाला जो रूल है फिर वो लागू नहीं होगा क्या? मतलब जो मैक्सिमम जो फेयर है एयर फेयर, हाँ उसमें एक कंडीशन होती है ना एलटीसी में, जैसे आपने कहा 1,25,000 में मिला, सर वो तो उसमें रेस्ट्रिक्शन, अलग चीज हो गया सर. उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, मतलब फेयर की कितना भी फेयर हो उस समय वो मिलेगा. हाँ, उस समय जो फेयर होगा. ओके बस आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है कि भैया मैंने चीपेस्ट वाली फ्लाइट ली थी, बस. ओके 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 ओके. आगे बढ़ेंगे. जी सर. देन टीए ऑन ट्रांसफर. This concession is admissible only in case where the government servant is transferred from a station outside the region to a station in the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Island and vice versa. The same is not applicable from one station to another station within the region. ये पॉइंट महत्वपूर्ण है. अब कोई शिलोंग रीजन में काम कर रहा है और वो शिलोंग रीजन के शिलोंग रीजन में ट्रांसफ़र होती है. जैसे वो मेघालय में था, मेघालय से आसाम में आ गया तो नहीं मिलेगा भाई. उसको तभी मिलेगा जब वो शिलोंग रीजन से पटना रीजन में जाए या हैदराबाद रीजन में जाए या पुणे रीजन में जाए या चंडीगढ़ रीजन में जाए, तब मिलेगा, ना कि वहीं के वहीं मिल जाएगा. और ये वाइस वर्सा है. मतलब आप मिज़ोरम में काम कर रहे थे, मिज़ोरम से अरुणाचल चले गए, या अब 10 साल के बॉन्ड में, जैसे अभी हमारे साथी जो तायडे जी हैं ये 7 साल के बॉन्ड में गए एज अ प्रिंसिपल. तो ये पहले मासिम राम में है, अभी 2 साल बाद इनको लगा कि चलो अब रिबोई चलते हैं मेघालय के ही, तो उस वक्त में उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. क्लियर है पॉइंट? देन सर. हाँ जी सर मान लीजिए एक केस था, इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब आंसर देखा है क्या है. एक टीचर थे, उनका टीजीटी में था और टीजीटी में वो प्लेन से नॉर्थ ईस्ट में आए. हाँ. तो उनको सीजीटीए मिला. इसके बाद यहाँ पे आने के बाद चूंकि एग्जाम पहले जो था डिपार्टमेंटल, उसमें उनका प्रमोशन हो गया पीजीटी में. हाँ. तो नॉर्थ ईस्ट में ही वो आसाम में थे, फिर आसाम में ही उनकी पोस्टिंग हुई नियर बाई 100 किलोमीटर के अंदर. उनको फिर सीटीजीए मिला. बराबर. तो ये सही है तो कि सर बाद में पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई थी एज ए टीजीटी. हाँ टीजीटी ट्रांसफर आए वहां से प्लेन से. हाँ, वो तो मिला, वो ट्रांसफर ठीक है. जब उसके बाद प्रमोशन हो गया सर, प्रमोशन हो गया. तो हाँ हाँ, प्रमोशन हुआ तो प्रमोशनल बेनिफिट्स के साथ हो जाएंगे ना. तो प्रमोशनल वही बेनिफिट्स में तो इसलिए मिलेगा ना सर. ये केस इसमें नहीं आएगा ना. हाँ ये सर, जो अभी था वो केस डिफरेंट हो गई. हम्म. वो प्रमोशनल बेनिफिट्स वाली केस हो गई सर. ओके सर. नेक्स्ट, एट द सेम टाइम ही विल गेट 2 days एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम, जेटी. ज्वाइनिंग टाइम का हमारा वीडियो ऑलरेडी है, आप लोगों ने, हमने स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग टाइम लिया था, याद होगा तो. जो लोग शुरुआत से ज्वाइन हो रहे हैं उनको पता है ज्वाइनिंग टाइम. ज्वाइनिंग टाइम मेरा पहला वीडियो था, ज्वाइनिंग टाइम पे मैंने डाला हुआ 2 days एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम इन केस ऑफ ट्रांसफर टू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम,
Andaman Nicobar Island, Lakshadweep Island, Ladakh. 2 days additional time shall be admissible over and above the normal joining time reckoned on the basis of actual distance between their old and new place of posting. मतलब ज्वाइनिंग टाइम में एक्सेप्शनल 2 डेज मिलेंगे. जैसे अप टू 1000 किलोमीटर है, आपको 10 डेज का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, तो प्लस 2 डेज. मोर देन 1000 किलोमीटर्स 12 डेज प्लस 2 डेज. मोर देन 2000 किलोमीटर्स 15 डेज प्लस 2 डेज. एक्सेप्ट ट्रैवल बाय एयर फॉर विच मैक्सिमम 12 प्लस 2. अगर आपका वो 15 डेज मोर देन 2000 किलोमीटर वाला है, जिसमें आप एयर से आ रहे हो, बाय फ्लाइट आ रहे हो, तो उसमें 12 प्लस 2 14 दिन का आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है. नॉर्थ ईस्ट में काम करने का ये प्लस पॉइंट है कि आपको 2 दिन का ज्वाइनिंग टाइम ज्वाइनिंग के लिए एक्स्ट्रा मिलता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. देन रोड माइलेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट. हाइयर रेट ऑफ अलाउंस एज फॉर एक्स क्लास सिटीज. लिमिट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर. एक्स क्लास का अगर सिटी है तो आपको जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो मिल जाएगा. विल बी एडमिसिबल टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट ऑन ट्रांसफर बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, नॉट कनेक्टेड बाय रेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर हैविंग ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी और नॉट. अगर वहाँ पे ट्रेन नहीं है, ट्रेन से जुड़े हुए नहीं है 2 हिस्से, तो आपको रोड माइलेज जो भी है, हाईएस्ट रोड माइलेज उसमें मिल जाएगा. मतलब क्या, अगर उस एरिया में ट्रेन से जुड़े हुए नहीं है 2 पार्ट, तो उस स्थिति में रोड का जो भी आपका आप एलिजिबल होगे, जिसमें भी अगर एक्स क्लास सिटी है तो एक्स क्लास सिटी का जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो आपको मिल जाएगा. सामान ले जाने के लिए जो भी खर्चा लगा होगा वो. हाँ जी अशोक जी बोलिए. हेलो. हाँ ठीक है. हाँ हेलो. हाँ जी सतीश जी बोलिए. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर ये ज्वाइनिंग टाइम है 10 प्लस 2, 12 प्लस 2, 15 प्लस 2, अगर कोई ये अवेल नहीं करता है तो ये क्रेडिट भी होगा टोटल? वो उस स्थिति में क्रेडिट होता है जब आपके ऑफिस ऑर्डर में लिखा होगा कि ज्वाइन इमीडिएटली. उस पे वाद हुए हैं, देके भी कई लोगों का कट किया गया है, उसमें स्पष्ट है. अगर आपके ऑफिस ऑर्डर में लिखा जाता है कि ज्वाइन इमीडिएटली, ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल, तो उस स्थिति में आपको ये देना चाहिए. पर ये स्कूल टू स्कूल वैरी होता है, कई लोग नहीं दे रहे हैं, इस पे आर्ग्यूमेंट हो चुका है. जैसे हमें मिला है सर, तो मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आया था सर. हाँ सर, तो 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम सर मिला था हमारे सर. स्कूल में. हाँ इमरान जी. हाँ तो ये सर ज्वाइनिंग टाइम का सर जो 10 डेज का ईएल था सर, इसमें सर ये हमको तो मिला था सर. इसमें हमने जब ये हार्ट स्टेशन यहाँ ज्वाइन किया था रत्नागिरी, तो ये किया था. तो इसका सर वैसे रूल है नहीं कोई क्रेडिट करने का? सर रूल है, पर उसमें अच्छा. अपने यहाँ पे पुणे रीजन के ओएस ने सबने मिलकर के डिसाइड किया था कि भाई अगर उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि ज्वाइन इमीडिएटली तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. ये आर्ग्यूमेंट का विषय हो गया था. कई लोगों के उन्होंने कट किए. आप भी अपनी सर्विस बुक में चेक कर लीजिएगा, देखिए कट तो नहीं हो गए. नहीं मेरे साथ क्रेडिट हुआ है तो वो तो है सर, ये तो ध्यान है मुझे. ओके. हेलो. चलिए आगे बढ़ें. हेलो. हाँ सर. हाँ सर, ये तो एम्प्लॉय की विश पे वेदर डिपेंड करेगा ना, वेदर ही वेल्स ज्वाइनिंग टाइम और नॉट. सर ये बात बरोबर है आपकी, पर कई लोगों के साथ पुणे रीजन में किस्सा हुआ है कि दिया नहीं गया है उनको. आप सर एक्सक्यूज मी, आप समिति की बात मत करो. इन जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसकी बात करो. हाँ, तो कि भाई उसमें में तो देना कंपलसरी है सर. वो तो आपको क्रेडिट करेंगे अगर आप अवेल नहीं करते हैं तो. हाँ जी हाँ जी. अब जैसे समझ लो आपने 2 दिन का ट्रैवलिंग का टाइम लिया. हाँ जी. और ट्रैवलिंग टाइम के बाद में आप ज्वाइन कर गए, तो आपको मिलना ही चाहिए बाय रूल. आपने अगर 10 डेज प्लस 2 डेज है तो 12 डेज काउंट हो जाएगा. 12 2 है तो 14 डेज काउंट हो जाएगा. यस सर. ऐसा. और इसमें से अगर 2 दिन 4 दिन अवेल कर लिए तो रिमेनिंग क्रेडिट हो जाएगा. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. ओके सर, थैंक यू. ओके. अशोक सर आपका माइक बंद रखिए प्लीज. अशोक सर माइक बंद रखिए प्लीज.
चलिए आगे देखते हैं। ज्वाइनिंग टाइम व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव। अगर आप लीव से भी आते हो तो सर ज्वाइनिंग लास्ट टाइम। पॉइंट एक बार और बता दीजिए, लास्ट पॉइंट सर बैक करके। अच्छा ठीक है। ये रोड माइलेज जहाँ पे अगर आपके 2 पॉइंट ट्रेन से नहीं जुड़े हुए हैं तो रोड का जो भी किराया होगा, सामान ले जाने का जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगेगा, वो आपको एडमिसिबल हो जाएगा। चाहे वो आपकी लिमिट से ज्यादा हो, करेक्ट, मैक्सिमम लिमिट से। क्लियर है? यस सर। नाउ ज्वाइनिंग टाइम व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन और रिटर्निंग फ्रॉम लीव। अगर आप लीव पे जा रहे हो या आ रहे हो तो भी ज्वाइनिंग टाइम में कैसे होता है? In case of government servant proceeding on leave from a place of posting in the region, the period of travel in excess of 2 days from the station of posting to outside that region will be treated as joining time. If the place of posting in the region is not remote locality, अगर आप छुट्टी पे गए हो और छुट्टी से आ रहे हो, उस केस में भी आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। When the journey time between the place of posting and the plates outside the region is 2 days or less, अगर आपका ज्वाइनिंग जाने का जो समय है ट्रेन से, अगर वो 2 दिन से ज़्यादा है, कम है, सॉरी 2 डेज है या उससे कम है, 2 दिन या उससे कम है, तो नो ज्वाइनिंग टाइम एक्स्ट्रा। When the journey time between the place of posting and the place outside the region is more than 2 days, joining time in excess of 2 days is allowed as joining time. पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या ये? अब जैसे समझ लो एक बंदा है बिहार का, सॉरी राजस्थान का है, हमारे गुप्ता जी हैं, बीकानेर के हैं, ये सिक्किम में पोस्टेड है या अंडमान निकोबार में पोस्टेड है, और ये वहाँ से निकले, कार निकोबार से पहले शिप में आएंगे मद्रास, तो कार निकोबार से या पोर्ट ब्लेयर पहुँचे तो वो 1 दिन की ट्रैवलिंग हो गई शिप में, फिर पोर्ट ब्लेयर से निकले और बाय फ्लाइट आ गए, 1 दिन की ट्रैवलिंग हो गई मद्रास तक या दिल्ली बॉम्बे तक, फिर अगले दिन फ़्लाइट मिली इनको बॉम्बे से बीकानेर की, तो अगर 3 दिन की जर्नी हो जाती है तो उस स्थिति में उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। पर अगर रीजन के बाहर जाने के लिए 2 दिन या 2 दिन से कम का टाइम लग रहा है आपको, तो उस स्थिति में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलता। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर जी अब क्लियर हो रहा है सर। हाँ, इंटर रीजन है तो 2 दिन से ज्यादा हमको मिलेगा, सेम रीजन में है तो 2 दिन से कम आपको है तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। सर सेम रीजन की बात ही नहीं आ रही, रीजन से बाहर जाना है आपको। करेक्ट, 2 दिन से कम यदि टाइम लग रहा है तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलना है करेक्ट के लिए। जी, इफ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन द रीजन इज अ रिमोट लोकेलिटी, और आपका पोस्टिंग ही रिमोट लोकेलिटी में है, तब क्या होगा? आपका पोस्टिंग रिमोट लोकेलिटी में नहीं है, उस स्थिति में 2 दिन या 2 दिन से कम लगता है तो नो ज्वाइनिंग टाइम, 2 दिन से ऊपर लगता है तो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। पर आपका पोस्टिंग ही रिमोट लोकेलिटी में, जैसे मिजोरम में चंपाई हो गया, अंडमान आइलैंड्स में कार निकोबार आइलैंड हो गया, या अरुणाचल में जो ऊपर के स्कूल है एकदम अपर सियांग, अपर दिबांग वैली, तवांग हो गया, अनिनी हो गया, अंजाव हो गया, अनिनी, अंजाव, तवांग, ये रिमोट लोकेलिटी में के स्कूल है, तब क्या होगा? पीरियड ऑफ ट्रैवल फ्रॉम रिमोट लोकेलिटी टू द स्पेसिफाइड स्टेशन, जितना पीरियड आपको रिमोट लोकेलिटी से स्पेसिफाइड स्टेशन में आने को लगता है। अब जैसे आप तवांग से आ रहे हो तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा? तिनसुकिया रहेगा, गुवाहाटी या तिनसुकिया आओगे आप, तो उसमें आने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम का आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा। जर्नी टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड इज अलाउड एज अ फ्री ज्वाइनिंग टाइम, वो जो जर्नी टाइम है वो आपका ज्वाइनिंग टाइम बोल के काउंट हो जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम में आपको मिल जाएगा वो। पीरियड ऑफ ट्रैवल फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्टेशन टू अ प्लेस आउटसाइड द रीजन, और जो स्पेसिफाइड स्टेशन मतलब आप गुवाहाटी पहुंच गए अरुणाचल से, अब गुवाहाटी से चले हो, फॉर एग्जांपल हम राजस्थान की बात करें, बीकानेर के लिए चले हो या महाराष्ट्र के लिए चले हो, तो जर्नी टाइम इन एक्सेस ऑफ 2 डेज इज अलाउड एज एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम। उसमें जो जर्नी टाइम है इन एक्सेस ऑफ 2 डेज इज अलाउड, वो 2 दिन से अगर ऊपर का होता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम बोल के अलाउ कर देंगे। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पर ये समिति पे डिपेंड करेगा, समिति देती नहीं देती उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं,
ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है और उसकी जर्नी अरुणाचल से निकला, गुवाहाटी पहुंचने का जो टाइम लग गया वो भी उसको ज्वाइनिंग टाइम में काउंट होगा। गुवाहाटी से जो घर के लिए पहुंचेगा, अगर वो 2 दिन से ऊपर का है तो वो भी ज्वाइनिंग टाइम काउंट होगा। सर इसमें एक चीज पूछना था, जो एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे ना, जिसमें 1000 किलोमीटर और हाँ। लेस में 10+2 डेज था, हाँ, तो क्या यही वही 2 डेज की बात यहाँ हो रही है क्या? नहीं ये दूसरा चीज है सर। ये छुट्टी पे आप जितने बार अच्छा। छुट्टी पे जाएंगे, हेलो, हाँ ठीक है, समझ गया, ये लीव के केस में है। हाँ सर, जी ओके सर। ठीक है। सर थोड़ा एग्जांपल से समझाइए। जैसे कोई आदमी 5 CL ले रहा है, हाँ तो 5 CL या 5 EL लेके जा रहा है, हाँ तो ये 2 दिन इसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना? ऐसे ना? हाँ मैडम, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलने चाहिए उसको ज्वाइनिंग टाइम बोल के। मतलब सर उसे 3 दिन जाने के लगे, 3 दिन आने के लगे, तो वो 6 दिन एक्स्ट्रा है। 5 CL वो अपना कर सकता है यूज। भैया 6 दिन एक्स्ट्रा कैसे हो गए? हाँ हाँ, 1 मिनट, बरोबर है पूरन जी। अगर वो रिमोट लोकेलिटी में है तो 3 दिन जो उसके जाने के लग रहे हैं वो 3 दिन, अगर रिमोट लोकेलिटी में है तो। पर अगर वो नॉर्मल लोकेलिटी में है तो 2 दिन, 2 दूनी 4 दिन के मिलेंगे। पूरन सर, जी सर, मतलब अगर सही लोकेलिटी है तो 2 दिन मिलेंगे, और अगर रिमोट है तो 3 या 4 जितने भी आने जाने के लग रहे हैं, वो मिल 4 जाएगा। जैसे एक साइड लग रहा है तो 4 4 8 हो गए, वो 8 एक्स्ट्रा है। हाँ जी, ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, तो क्या ये सीएल के साथ ये ऐड होगा? सर वो छुट्टी पे, कौन से छुट्टी पे जा रहा है उस पे डिपेंड करेगा। और सीएल के भी साथ सपोज दैट सर वो रिमोट लोकेलिटी से 5 दिन का, मैडम ने किसी ने पूछा कि सीएल लेकर के चला, हाँ, ऐसी स्थिति में क्या उसे मिलेगा सीएल के साथ, वो ऐड होगा उसका ज्वाइनिंग टाइम? होना सर, रूल तो कहता है कि होना चाहिए। लेकिन से स्वामी हैंडबुक और जो हमारी समिति है वो तो सीएल ज्वाइनिंग टाइम के लिए देने को तैयार नहीं है लोग। सर स्वामी हैंडबुक भी कोई भगवान थोड़ी है, वहाँ पे आप डीओपीटी भाई वही भगवान है ना, वही उसी के आधार पर पूरी समिति चल रही है। नहीं, डीओपीटी के रूल देखिए, डीओपीटी के FRSR के रूल में पार्ट 1 में देखिए, अपेंडिक्स 9(1) में 8 नंबर के कॉलम के, ये ऊपर में दिया है ना, वहाँ पे देखिए, वहाँ दिया है। हम यहाँ पे समिति की बात नहीं कर रहे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन कहते हैं कि FR एंड SR पार्ट 1 अपेंडिक्स 9(1) 8 कॉलम का जो रूल है उसके अनुसार, अगर आपका स्कूल रिमोट लोकेलिटी में है, यहाँ पे स्कूल ही नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है जो रिमोट लोकेलिटी में है, तो उस स्थिति में भी उसको एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम मिल जाएगा, जहाँ से वो कन्वीनियंट प्लेस पे पहुँचेगा, वहाँ से अपने घर जाएगा, तो जो ट्रैवलिंग टाइम है वो उसका एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम में काउंट हो जाएगा। सपोज दैट सर वो सीएल लेके जाता है तो जो उसमें सीएल के साथ वो जुड़ेगा जो ज्वाइनिंग का उसका 2 दिन का या 2 दिन से ज्यादा जो मिलना है। सर जुड़ना तो चाहिए, अगर रूल तो छुट्टी लेके ही जा रहा है ना सर, वो छुट्टी कोई भी हो सकती। सर एक क्वेश्चन है सर, उसके कॉलम में सीएल की जगह पे जेटी लिख दिया जाएगा। हाँ जी सर, मनीष सर बोल रहे हैं, वो भी बात सही है, वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम लिख दिया जाएगा, सीएल अलग से हो जाएगी उसकी। लेकिन जाने से पहले अपने ऑफिस वालों से, प्रिंसिपल से पूछ ले कि देंगे कि नहीं देंगे। हाँ जी, नहीं ऑफिस हमारी समिति तो देते, हमारे समिति में कहीं देते हैं कहीं नहीं देते हैं, ऑफिस वही कहीं तो अलाउ। नवोदय विद्यालय ऑटोनोमस बॉडी, हर स्कूल भी ऑटोनोमस स्कूल है। ओके सर, हम वो उसका डिस्कशन करने यहाँ नहीं है, आगे बढ़ेंगे, चले आगे बढ़े सर। ओके सर। तो सर जिनका 2 दिन से कम होगा, मान लो किसी को 45 आवर्स लग रहे हैं, उसे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी। 5 अगर वो सीएल लेके जाता तो जी उसको नहीं मिलेगा, वो जाके रेलवे स्टेशन में बोल दे कि भैया ट्रेन 3-4 घंटे लेट करवा दो तो भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड इन लद्दाख रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए FRSR पार्ट 1 अपेंडिक्स 9(1)(8) इसमें क्या दिया है, जो लद्दाख में हैं, JNK रीजन में आते हैं। हमारी 2 स्कूलें लद्दाख में हैं, बराबर है क्या? लद्दाख की स्कूलें कौन सी रीजन में आती है? चंडीगढ़ रीजन। चंडीगढ़ रीजन, चंडीगढ़।
हाँ, तो वहां पे उनको क्या मिलता है वो देखेंगे। हाँ जी। द कंसेशन रिलेटेड टू ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जर्नी ऑन ट्रांसफर्ड, रोल माइलेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट ऑन ट्रांसफर एज पर OM नंबर 11/2/97 E2B dated 22/7/1998 as amended from time to time is extended to the government employees posted in the Ladakh region of the state of Jammu and Kashmir also with effect from 1/9/2008। मतलब जो अभी तक हमने सब देखा वो सारा का सारा बेनिफिट JNK और लद्दाख रीजन के लिए भी मिलेगा। मतलब अब इसमें क्या क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ JNK आ गया, लद्दाख आ गया और अंडमान निकोबार आइलैंड आ गए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये स्टोरी नहीं आई सर। वो टाइम उसमें एक पॉइंट दिया है सर, टाइम टू टाइम जो भी एक्सटेंड होगा उसको सबको लागू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सतीश सर बोलिए। आगे अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी कैसे मिलेगी वो भी देखते हैं। इफ द चिल्ड्रन डू नॉट accompany द एम्प्लॉय, अगर बच्चा उनके साथ नहीं पढ़ रहा है तब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी एडमिसिबल अप टू क्लास 12 to children studying at the last station of posting or any other station where they reside। अगर बच्चा कहीं पे भी रह रहा हो, अपने दादा नाना के साथ रह रहा हो या इनके लास्ट पोस्टिंग पे भी पढ़ रहा होगा तो कक्षा 12वीं तक का उसका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। इफ़ सच चिल्ड्रन आर पुट इन हॉस्टल्स, अगर वो बच्चा हॉस्टल में है, दादा नाना के घर पे नहीं है, तो हॉस्टल सब्सिडी विल बी एडमिसिबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, हॉस्टल सब्सिडी भी मिल जाएगी। द कंसेशन इज एडमिसिबल टू द ऑफिशियल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आल्सो। अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ट्रांसफ़र हुआ, अब जैसे मेघालय से मिज़ोरम में आ गया और बच्चा मेघालय में पढ़ रहा है तो भी उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। मतलब उसको हॉस्टल अलाउंस भी मिलेगा सर साथ में? अगर वो हॉस्टल में होगा बच्चा तब मिलेगा। अच्छा, और वो लास्ट सेशन पे ही रुक के पढ़ने लगा तो उस केस में नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन अगर लास्ट स्टेशन में अगर हॉस्टल में होगा तो मिलेगा। जैसे लास्ट स्टेशन पे थे कहीं पहले, मान लीजिए लखनऊ में थे पहले और वहीं पे बच्चा हॉस्टल में, तब तो मिलेगा ही ना। हाँ मैडम, तो वही तो पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि उसको हॉस्टल में डालना पड़ेगा। अब जैसे आपने समझ लो एक डे बोर्डिंग वाले स्कूल में एडमिशन ले ली, ठीक है, और वहाँ पे वो बच्चा घर से आता जाता है, आपके बहन का घर है या उसके मामा का घर है या उसके दादाजी वहाँ रहते हैं, वो दादा के साथ रह रहा है और वहाँ स्कूल में आ रहा जा रहा पढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगी ना। तब तो नहीं मिलेगा सर। इसमें शायद रूल ऐसा है क्या कि हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए स्कूल हॉस्टल की। हॉस्टल सब्सिडी के लिए है सर, वो 50 किलोमीटर अवे होना चाहिए घर से। पर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है महाराज? आप तो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हो, आपका होम टाउन रहेगा लखनऊ या पुराना स्टेशन और नॉर्थ ईस्ट में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहां तो लागू रहेगा ना। जी जी। हाँ। यस। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ 2 एरियर्स गवर्नमेंट। सर ये हॉस्टल वाला ऐसे भी लागू होगा कि एम्प्लॉय नॉर्थ ईस्ट में था, वहीं पे नवोदय में था बच्चा, वहीं नवोदय में हॉस्टल में ही छूट गया। भैया तो हॉस्टल की फीस तो नवोदय में देते नहीं हो ना आप। लेकिन सर सीए तो मिलता है। अरे तो सीए तो मिलेगा ही महाराज, पर आपको नवोदय में हॉस्टल की फीस भी मिलेगी, पर कितनी मिलेगी बताओ? कोई साथी बताएगा? क्या सर? फिर से 1500 रुपये। अगर आप नवोदय में ही आपका बच्चा छोड़ के आ गए पुराने नवोदय में, और नवोदय में नहीं मिलेगा। हाँ नवोदय रफली 1 लाख से ज्यादा हो गई सर, वो डीए 50% बढ़ गया तो उससे एनुअल जो है। हाँ एंड 1,30,000
समथिंग के अराउंड है अपना, ये एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन DA 50% बढ़ने से जो है वो 1 लाख से अबव गया है हॉस्टल सब्सिडी। हाँ, हॉस्टल सब्सिडी मिला के अब सब सुनिए। अब जैसे समझ लीजिए हमारे पूरण यादव जी हैं, इनका बच्चा, इनका ट्रांसफ़र हो गया अंडमान निकोबार, बच्चा इनका अभी ये कहीं तो भी उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है, और उत्तर प्रदेश के नवोदय में बच्चा छोड़ के चले गए, बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, तो क्या पूरण जी को हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी? और मिलेगी तो कितनी मिलेगी? नवोदय के स्कूल, हाँ बताइए, मिलेगी? मेरा मानना है अब मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी बताइए। नहीं, वो बच्चा सिलेक्टेड है तो रहे, मतलब तो रहेगा नवोदय में ना, नहीं तो वो तो पेरेंट के साथ जाएगा, जहाँ जहाँ पे पेरेंट जाएगा सेलेक्ट होगा तभी मिलेगी अपना। सर इमरान सर और महेश सर, अगर वो बच्चा स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट कि भाई मेरे पुराने पोस्टिंग पे ही मैं नवोदय में ही पढ़ाना चाहता हूँ, तो समिति अलाउ करती है। पर आपको जो विद्यालय विकास निधि होता है वो आपको वहाँ भरना पड़ेगा, आपका जो भी अगर आप भरते हैं तो, और उस स्थिति में जो भी आपने भरा है वो इंटाइटल हो जाएगा वहाँ से। कितने रुपए भरने पड़ते हैं? हाँ मैडम, हॉस्टल पे कितने रुपए भरने पड़ते हैं नवोदय में? मैडम शायद 600 रुपए महीना है सर। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सर, जनरल कैटेगरी उनका तो 1800 रुपए है सर। 1500 रुपए है सर। अगर जनरल कैटेगरी का बंदा है तो उसको 1500 रुपए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर, हाँ गवर्नमेंट 1500 सभी के लिए है सर, सभी के लिए 1500 है। कुछ नहीं सर, जो जनरल कैटेगरी है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिए तो 600 रुपए देना होगा सर। सभी के लिए 1500 नहीं है सर। यस सर, हमारे यहाँ 7200 रुपए मतलब 600 रुपए लिए जाते हैं जनरल कैटेगरी का अगर है तो बंदा। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो 1500 ही होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो ना। हाँ सर, ओबीसी वालों को भी 1500 देना होगा। यस सर, SC/ST की कोई नहीं सर। सर ओबीसी और जनरल के लिए 1500, SC/ST के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ जी, यस सर, हाँ सर ने सही कहा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 1500 है, तो नवोदय का जो वार्ड को तो 1500 वही देना होगा। बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग उनके लिए भी नहीं है मैडम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय पोस्टेड टू द स्पेसिफाइड स्टेट यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट रीजन who are keeping their families in the rented houses or in their own houses at the last place of posting outside the northeastern region will be entitled to HRA admissible to them at the old station at revised rate। अगर जिनको HRA मिलता है वो फैमिली साथ में लेके नहीं गए, अब केवी वाला बंदा है समझ लो, उसकी पोस्टिंग होगी मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम में अगर उसको केवी के क्वार्टर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो वो HRA मिज़ोरम का भी मिलेगा, और उसकी फैमिली उत्तर प्रदेश में कहीं रह रही है और वहाँ पे भी जो भी HRA उसका बनेगा वो भी HRA उसको मिलेगा। मतलब ही विल गेट डबल HRAs, 2 HRAs मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? यस सर। 2 HRAs कब मिलेंगे? जब वो फैमिली को पीछे छोड़ के गया है तब। खुद वहाँ पे भी रह रहा है, वहाँ पे रेंट से रह रहा है तो वहाँ का HRA, साथ ही साथ जहाँ पे पीछे वहाँ फैमिली जहाँ रह रही है वहाँ का HRA, and also at the rates admissible at the new place of posting in case they live in hired private accommodation irrespective of whether they have claimed transfer for family or not, subject to the condition that higher private accommodation or own house at the last station of posting is put to bona fide use of the members of the family। समझ लो उसके फैमिली में मम्मी पापा बीवी ये है, मम्मी पापा को पीछे छोड़ के आ गया, बीवी को साथ में लाया, तब भी मिल जाएगा। These concessions are admissible also to those posted to Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep Island. Revised rates will not be admissible to such employees who were transferred out of northeastern region, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island and Ladakh before 1/7/17। पर जो ये रीजन से बाहर ट्रांसफर हुए उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। हाँ जी सुभाष सर, ये जो पेरेंट्स बता रहे थे, अगर वो पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है तभी तो मिलेगा, अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा ना सर। वो तो चीजें आप क्या कहते हैं उसको, ये अलिखित मानी जाएंगी। वो थंब रूल जैसा हो गया सर। हाँ जी, वो सारा चीज डिपेंडेंसी वाला जो चीज है वो डिफॉल्ट है। हाँ
then the benefit of 2 HRAs is admissible also to those employees who on their transfer keep their families in the previous station. जो पुराने स्टेशन पे अपनी फैमिलीज को रख रहे हैं उनको भी in own or hired accommodation after vacating government accommodation due to their transfer to north eastern region, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड लद्दाख, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा 2 HRAs का। जैसे अब केवी में, वो केवी उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ पे क्वार्टर में रहते थे और क्वार्टर खाली करके देना पड़ दिया और वो चले गए मिज़ोरम, और उन्होंने उनकी फैमिली बाजू के ज़िले में, उनका होम टाउन था, वहाँ पे रख दी ले जाके। भले वो उनका खुद का भी घर होगा तो भी उनको 2 HRA मिलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर, यस। ओन हाउस होगा तो भी या हायर्ड हाउस होगा तो भी HRA मिलेगा, जो भी उनके एडमिसिबल रेट्स होंगे उस रेट्स के हिसाब से। उसके लिए सर, और अगर सर कुछ एप्लीकेशन देनी होती होगी, क्या देना पड़ता है? 2 जगह से HRA क्लेम को? हाँ सर, उसको एक फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो भर के देना पड़ता है, वो मिल जाते हैं, और ये नवोदय समिति भी देती है। और अगर सर वो जहाँ उनका ट्रांसफर हुआ है वहाँ पर कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाता है तो उनको, तो सर गवर्नमेंट एकोमोडेशन अगर मिल जाता है और उनको समिति में, जैसे नवोदय वाले हैं तो उनको नहीं मिलेगा, पर अगर केवी वाले हैं गवर्नमेंट एकोमोडेशन है तो उस स्थिति में उनको वहाँ का HRA नहीं मिलेगा, एक ही HRA मिलेगा। ओके सर, ठीक है, मतलब फैमिली का जो HRA है वो मिल जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। 7:24 हो गए, स्टॉप करें? सर लास्ट स्लाइड का थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, हाँ जी, देख लो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें कुछ स्पेशल तो नहीं था, वो तो नॉर्मल जो हम लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डिस्कस करते हैं उसी के बारे में, राइट? हाँ सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नॉर्मल ही है। अच्छा। पर अगर आप बच्चा पीछे छोड़ के जाते हो तब भी मिलेगा, ये उसका कहना है। बस इतना ही सर है। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी आखिरी स्लाइड हुई है। हाँ जी सर, इसमें एक क्वेरी थी सर, जैसे जो बाय एयर मिलता है सर 12 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में सर 12+2 होगा? हाँ जी मैडम, 12+2 एक सवाल हो रहा है सर, एक सवाल हो रहा है सर। अभी आपने बोला कि जो एरिया रिमोट लोकेलिटी में नहीं है और वहाँ पर अगर 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लगता है तो उनको ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल होगा, जितना भी 2 दिन से ज़्यादा होगा। हाँ ठीक है, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? मान लीजिए वो 3 से 4 दिन लग रहे हैं उनको जाने का और आने का, सर तो उसमें अगर भी वो 4 से 8 दिन काउंट हो जाएंगे। सर पॉइंट समझिए पहले, जाने के अगर 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लग रहा है तो उस स्थिति में रिमोट लोकेलिटी में अगर स्कूल नहीं है तो उस स्थिति में उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, जाने आने का मिला करके। हर बार के जाने के 2 और आने के 2 नहीं मिलेंगे। ओके सर, मैक्सिमम 2 डेज मिलेगा मतलब। हाँ जी, ठीक है। और अगर रिमोट लोकेलिटी में है तो रिमोट लोकेलिटी से पहले नॉर्मल स्टेशन पहुंचने का जो भी टाइम लगेगा वो मिलेगा, और वहां से घर जाने का जो लगेगा वो मिलेगा। अच्छा, साल में जितनी बार छुट्टी लेगा ये एडमिसिबल होगा ना सर? हाँ जी, होना तो चाहिए, रूल तो यही कह रहा है। सर जो रिमोट एरिया में अगर है तो रिमोट एरिया वाले में आपने बताया कि जो टाइम लगेगा स्पेसिफिक स्टेशन पे पहुंचने का, हाँ। उसके अलावा जो 2 डेज एक्स्ट्रा है वो भी मिलेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ जी मैडम, वो भी मिलेगा, ना। ठीक है फ्रेंड्स। सर 15 दिन एक्सटेंड कर सकता है? हाँ, ऐसा कभी पढ़ा? मैक्सिमम 15 दिन हो सकता है ज्वाइनिंग टाइम। मैडम वो ज्वाइनिंग टाइम अलग चीज बात हो रही है।